हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, आई एम नेहा सिंह। और हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था सेंसिस मेथड और सैम्पल मेथड। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जो सीरीज़ ही पूरी चली आ रही है इस चैप्टर की, कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो में आए इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो बच्चों, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं दो, जो कि एक है रैंडम सैम्पलिंग और एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इस वाले पार्ट की यानी रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे डिटेलिंग में, और कल वाली वीडियो, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। ठीक है, तो इस तरीके का ये फ्लो चार्ट बन के आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट बैठे। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं, रैंडम है ये। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी हम कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में से किसी भी आइटम को हम उठा सकते हैं, उससे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं, डेटा उससे इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं क्लास ले रही हूँ किसी भी क्लासरूम में। ठीक है, मैं किसी भी क्लासरूम में मैं गई हूँ, कोई सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, उसमें 30 बच्चे जो हैं वो 30 बच्चों का अटेंडेंस है उस क्लासरूम में। ठीक है, तो उन 30 के 30 बच्चों के चांसेस होते हैं कि मैं कभी भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली मैं उठा के उनको पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग वही होती है कि जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी इक्वल चांसेस होती हैं कि उनको उस सेशन में, उस डेटा में इंक्लूड किया जाए या फिर उनको वहाँ पर उनका सिलेक्शन का पूरा चांस होता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे इसको। रैंडम सैम्पलिंग यानी कि नाम से कि रैंडमली हम पॉपुलेशन में से किसी भी आइटम को उठा सकते हैं। ठीक है, तो यानी जितने भी लोग हैं उस पॉपुलेशन में उनके इक्वल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। इजी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 30 बच्चों की क्लासरूम है, क्लास ली जा रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वहाँ पे 30 बच्चों के चांसेस हैं, जितने भी अटेंडेंस हैं उन सब बच्चों की चांस है कि टीचर या मैं किसी को भी मैं कभी भी खड़ा करके मैं पूछ सकती हूँ कि हाँ बच्चे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हर एक बच्चे का, हर एक पॉपुलेशन में जो भी आइटम है उसका इक्वल चांस है सिलेक्शन का। ठीक है, अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग के ही दो पार्ट्स और हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के 4 पार्ट्स और हैं, घबराना नहीं है, हम आराम से समझेंगे, बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड के 4 कौन से हैं? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लो और फिर चलो अब इनको डिटेल में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हमने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा वही सेम मीनिंग है। Each item of the population has an equal chance of being selected, यानी कि जो पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स का चांस है कि उनकी बारी आएगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये मेथड कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं? इसमें एक तो लॉटरी मेथड होता है और यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इन 2 तरीक़ों से करी जा सकती है। एक तो लॉटरी मेथड हम सब जानते हैं, या तो आप चिट वाला रख लो, या लॉटरी मेथड जो होता है एक ही तरीका है कि उसमें ऐसे नाम लिया और नाम लिखे और सबको एक किसी बोर्ड में डाल के और कर दिया और फिर बाद में हमने बता दिया कि हाँ ठीक है, इसका इस चिट में से निकाला तो इसका नाम है बच्चे का, इस चिट में से निकाला तो इस बच्चे का नाम है। तो रैंडमली हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो लॉटरी मेथड हो सकता है और एक है यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल बच्चों कौन सा होता है कि बच्चों को हमने कुछ भी, जैसे हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4, जैसे बच्चे बैठे हैं अपने सीक्वेंस से उसी हिसाब से हमने उनको नंबर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद एक टेबल में हमने वो नंबर लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे हम नंबर मतलब रैंडमली हमने कोई नंबर पिक किया और उसी में उस बच्चे का नाम आ गया तो वो बच्चा हमारे पास
आ जाएगा या हम उसको क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो टेबल यूज होती है उसको बोलते हैं हम टिपिट्स टेबल, ठीक है, टिपिट्स टेबल होता है उसका नाम। ऑलराइट, तो ये दो मेथड होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। अब इस सैम्पलिंग के इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इसका मेरिट क्या है कि नो पर्सनल बायस, यानी कि 30 के चांसेस हैं तो मेरा किसी से बायसनेस नहीं कि हाँ ठीक है जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है मैं उसी को पूछूंगी, या जो बच्चा मुझे पसंद नहीं है और या मुझे पता है कि ये बच्चे को आंसर नहीं आता होगा या कुछ ना कुछ मेरे बैक ऑफ द माइंड उसके बारे में एक इमेज क्रिएट होगी, उस इमेज की वजह से मैंने उस बच्चे को वहाँ पर उठाया है कि नहीं भैया तुम ही आंसर बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे हर एक बच्चे का चांस होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये बेस्ड होता है कि 1 आउट ऑफ 30 हर एक बच्चे का चांस है सिलेक्ट होने का, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम भाई उसमें हर एक बच्चे को चिट में से निकाल के हम नाम बुलाएंगे तो वो टाइम तो लगेगा ही, और इतने बच्चे हैं जितने भी पॉपुलेशन में हम बच्चे हैं उनको हमें इंक्लूड करना है, तो हर एक बच्चे से अगर हम पूछने लग गए तो टाइम तो लगेगा। अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, यानी कि इसमें जो ग्रुप है वो चाहिए भी बड़ा, ऐसा नहीं हो कि कोई ग्रुप ही ज़्यादा बड़ा है नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है नहीं और हम लोग सैम्पलिंग करने जाएं तो फिर वहाँ पर क्या है जो एक रियल डेटा नहीं निकल के आता है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो निकल के नहीं आ पाते हैं। तो इसमें जो है स्मॉल सैम्पलिंग नहीं, कि प्रॉपर एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी ये वाला जो हम मेथड है वो अपना सकते हैं। पता चला 10 ही बच्चे हैं, ठीक है, पता चला 5 ही बच्चे हैं क्लास में और चिट्स हैं हमारे पास, कौन सी आएगी, लॉटरी मेथड हम निकाल के बैठे हैं, 5 आई चिट्स, तो उसमें क्या मज़ा आएगा, है ना। तो बच्चे भी होने चाहिए भाई, 30-50 बच्चे होने चाहिए, तब जाके हमें ये लॉटरी वाला मेथड है या ये टिपिट्स टेबल है ये यूज़ करने में अच्छा भी लगेगा और रिजल्ट भी उसका फेयर आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो इसमें रैंडम था, कोई ये अनरिस्ट्रिक्टेड था, इसमें कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस हमें रैंडमली कुछ भी हमें बच्चों को उठाना था, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब व्हेन सम रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड, यानी कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी पॉपुलेशन में से हम जो आइटम सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा के लिए, आइटम कौन हो गए, जो स्टूडेंट की बात यहाँ पर हो रही है, उन आइटम्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी कि उसी में से हम वो बच्चे उठाएंगे या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर होमोजीनियस। हमने होमोजीनियस का मतलब हमने लास्ट वाली वीडियो भी पढ़ा था। ये वाला मेथड हम तब अपना सकते हैं जब हम 30 के 30 बच्चे जानते हैं कि वो एक जैसे हैं, जो उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है। तो हम ये होमोजीनियस होना चाहिए। पता चला कि हम तो भाई सारे एक दूसरे से अलग हैं बच्चे, तो वो क्या होगा, एक डेटा जो कलेक्ट होगा, मतलब हम बच्चों की परफॉर्मेंस जानना चाहेंगे किसी भी क्लास में जाके, तो वो क्या होगा, अगर सारे बच्चे होशियार हैं तो हम पता कर सकते हैं, हाँ ठीक है हमने किसी सिलेक्टेड बच्चों को उठाया, आंसर पूछे, हमने एक आंसर निकाल दिया, हाँ ठीक है ये बच्चे ये सेक्शन बहुत होशियार है, ठीक है। उसमें अगर सारे ही बच्चे अलग हैं और हम कुछ सिलेक्टेड बच्चों को उठाया और हमने होशियार बच्चों को ही उठाया, तो हम तो डिक्लेयर कर देंगे ये सेक्शन होशियार है, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको अभी थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, तो वो पिक्चर हमारे सामने निकल के नहीं आई है, ठीक है। इसीलिए जो आइटम होंगे जितने भी, जो ये हम अगर रिस्ट्रिक्टेड वाला वहाँ पर अपनाएंगे तो वहाँ पर जो आइटम्स हैं वो सारे होमोजीनियस यानी बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के जो 4 मेथड्स हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है तो किस किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आइटम्स हम सिलेक्ट करने में लगाते हैं वो हम समझेंगे अलग अलग जो मेथड हैं उनसे। तो सबसे पहला आप ये टेबल बना लो, मेथड नेम्स, मीनिंग्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरे को समझाने में इजी रहता है, प्लस आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, कम जगह में ज़्यादा डिटेल आप लिख पाते हो, ठीक है। तो पहला है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।
ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? यूनिवर्स इज डिवाइडेड नंबर ऑफ ग्रुप्स। यूनिवर्स यानी होल पॉपुलेशन को कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको हम बोलेंगे स्ट्रेटा। ठीक है। देन सर्टेन नंबर ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड, यानी कि हमने सपोज जैसे कि ये एक हमारा ग्रुप है या एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें बहुत 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 सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये सारे 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 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे, इक्वल हमने लेने हैं, इक्वल हमने यहाँ पे ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस हर एक ग्रुप में से हमने इस बच्चे को ले लिया, इस बच्चे को ले लिया, इस बच्चे को ले लिया, रैंडमली हमने हर एक ग्रुप में से एक बच्चे को यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम सारे बच्चों को नहीं इंक्लूड करेंगे, उन ग्रुप में से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि इसमें स्ट्रेटास बन रहे हैं, स्ट्रेटास मतलब जो ग्रुप है, इसीलिए इनको हम इसको बोल देंगे स्ट्रैटिफाइड मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसके मेरिट्स क्या है? ग्रेटर प्रिसीशन, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक बच्चे के ग्रुप बना लेते हैं, जो बच्चे आपस में ग्रुप हम बेसिकली यहाँ पर उसी हिसाब से बनाएंगे कि जो बच्चे एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाते होंगे, ठीक है, एक दूसरे से यानी होमोजीनियस होंगे, तो उन्हीं बच्चों को हम एक ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कम टाइम में एक ग्रेटर प्रिसीजन आ पाती है हमारे रिजल्ट की, ठीक है। मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि उसमें हर एक ग्रुप में से हम किसी ना किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सामने निकल के आएंगे, मैक्सिमम बच्चों को हम इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। ग्रेटर जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम ज़्यादा बड़े ग्रुप में हम इस मेथड को अपना सकते हैं, क्योंकि हम उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे, तो इसमें हम ज़्यादा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आप तीनों लिख लो ये मेरिट्स में, कि हम ये ज़्यादा एरिया, बेसिकली जियोग्राफिकल इसमें क्या बोला जा रहा है कि ज़्यादा एरिया हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। डी मेरिट्स में क्या है? डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्रेटा, यानी कि अब ये तो 30 बच्चे थे, ठीक है, उसमें से हमें मालूम था कि हमें मान लिया हमें 3 बच्चों का एक चाहिए, हमें 3 बच्चों का या 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, या हमें 6 ग्रुप बनाने हैं, तो उसमें हमने 5 बच्चे एक ग्रुप में डाल दिया और ऐसे करके बना दिया। इसी जगह अगर हम बहुत सारे लोगों को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, लार्जर पॉपुलेशन हम इंक्लूड करेंगे, तो उसमें हमें डिफिकल्ट हो जाएगा ये जानना कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटा प्रिपेयर करना चाहिए कि सारे जो हैं वो अच्छी तरीके से, सारे जितना भी पॉपुलेशन है वो भी इंक्लूड हो जाए, प्लस उसमें से कोई भी ऐसा ना हो कि वो कोई भी ऐसा स्ट्रेटा ना हो जो छूट जाए। दूसरी चीज़ कि उसमें ऐसा ना हो कि किसी स्ट्रेटा में तो हमने ज़्यादा डाल दिए, किसी में 1-2 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये डिसाइड करना कि साइज़ क्या रहेगा स्ट्रेटा का। रिक्वायर्स अटमोस्ट केयर, हमें बहुत ज़्यादा केयर से करना पड़ता है काम, क्योंकि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कितनी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है ग्रुप बनाने से पहले, कि कितने बच्चे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो कितने बच्चे होने चाहिए, फिर होमोजीनियस होने चाहिए हर एक ग्रुप में, ऐसा नहीं कि अलग अलग बच्चे डाल दिए, फिर सारे बच्चे इंक्लूड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही केयर के संग ये स्ट्रेटा प्रिपेयर करे जाते हैं। देन है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या आ जाएगा कि कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल of the population. The sample is selected by taking every nth item from the list. यानी कि अब इसमें तो हमने क्या किया था, एक ग्रुप बना दिया था। अब हमारे क्या है, हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, हमें सब बच्चों का नाम मालूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एवरी 4th या एवरी 5th इस तरीके से हम किसी भी एवरी ऐसे कोई भी हम नंबर चूज़ कर लेंगे, उसी हर 5 नंबर के बाद वाला जो, जैसे फर्स्ट 5 हो गया, 5th वाला ले लिया, फिर 10th वाला ले लिया, फिर 15th वाला ले लिया, यानी हर 5th आइटम जो हर 5th टर्म में जो बच्चा आ रहा होगा हम उसको ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अपने, ठीक है। और इसको हम क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या है, सिंपल एंड कन्वीनियंट। सिंपल है, कोई ग्रुप नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाने, एवरी 5th उठाना है तो कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली हमें ग्रुप बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमें मालूम है हमें जाना है, हमें एवरी 2nd या एवरी ऑल्टरनेट या एवरी 5th बच्चे को उठाना है, तो उसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ओनली पॉसिबल व्हेन लिस्ट इज़ अवेलेबल,
जब अटेंडेंस रजिस्टर ही नहीं होगा तो हम कैसे बच्चों को उठाएंगे या कैसे बच्चों को हम पिक करेंगे कि हाँ भैया एवरी 5th या एवरी 4th नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, ओनली पॉसिबल व्हेन लिस्ट इज़ अवेलेबल, अनसूटेबल इन लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसे ही हर फिफ्थ हम क्या, ये तो 5th तब लिया जब 30 बच्चे थे, जब ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कवर अप करेंगे तो हो सकता है हम ऐसे लेके एवरी 100th, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लेकिन वो जो बीच के जो इतने सारे 100 लोग थे वो तो छूट गए हैं ना, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा अनसूटेबल हो जाता है, क्योंकि हर एक 5th बच्चे में सिलेक्ट करना थोड़ा सा गैप कम है, तो वहाँ पर अच्छा डेटा हमें प्रॉपर काफ़ी हद तक हमें एक रियल जो ट्रू फैक्ट्स है वो निकल के आ सकते हैं। लेकिन एवरी 100th पे अगर हम जाने लगे, एवरी 1000th पे हम जाने लग गए, तो वहाँ पे जो ये बीच का ये जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे जो हमारी एक्यूरेसी है रिजल्ट की वो कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गए स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक। अब बाकी के 2 और हम आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि, क्योंकि आपको भी मालूम है, आपने बुक में ये चैप्टर देखा हुआ ही होगा, ये कितना लेंदी चैप्टर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक समराइज्ड तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये टेबल बनाती हूँ। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ये इंडिविजुअली आएगा तो ऑब्वियसली आप टेबल नहीं बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करना है ना। तो वहाँ पर आप तरीके से दिखाओगे, पहले मीनिंग, फिर नीचे मेरिट्स, देन डीमेरिट्स, ठीक है। वहाँ पर ये टेबल नहीं बनाओगे, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपको एक ही जगह पर मैटर अवेलेबल हो जाए, इसलिए ये टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स व्हिच इज कॉल्ड एज क्लस्टर्स, ठीक है। देन अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर आर चोजन, यानी कि इसमें भी अगेन क्या होगा, जैसे कि सपोज ग्रुप्स यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, हमने इक्वली इनका एक हमने इस तरीके से ग्रुप बना लिया, ठीक है। 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, जो भी है, हमने एक ग्रुप बना लिया। बच्चा रह गया तो उसको हटा दो, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से अपने हिसाब से रैंडमली ऐसे ही हमने ये वाला जो क्लस्टर था वो सिलेक्ट कर लिया अपने सैम्पलिंग या अपने डेटा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्ट्रैटिफाइड से कैसे डिफरेंट है? स्ट्रैटिफाइड में हम क्या कर रहे थे, हम एक एक बच्चा हर एक ग्रुप में से उठा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे एक क्लस्टर को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। पूरा ही ये जो 4 बच्चों का ये क्लस्टर हमने क्रिएट किया है, इस चारों को ही हम ले लेंगे और इन चारों से ही हम अगर आगे का अपने जो डेटा जो इकट्ठा करना है, जो क्वेश्चंस हमें पूछने हैं वो पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। तो क्लस्टर ये हो जाएगा कि सब डिवीजन हम यहाँ पर बच्चों का बना लेंगे। सब डिवीजन बेसिकली वही है, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, जिसको कि यहाँ पर क्लस्टर बोला जा रहा है स्ट्रैटा की जगह, और उस पूरे क्लस्टर के बच्चों को हम एक बार में अपने डेटा जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। मेरिट क्या है? सिंपल एंड कन्वीनियंट है, कुछ नहीं है, ग्रुप बनाया, पूरा ग्रुप हमने ले लिया, अपना जो पूछना है पूछ लिया। रिजल्ट्स में भी बाइस्ड, ये एक डीमेरिट हो जाएगा कि हो सकता है टीचर वो देखे कि किसमें मेरा फेवरेट स्टूडेंट है या किसमें शैतान बच्चे ज़्यादा हैं, वो वाले ग्रुप को पहले उठाया जाओ, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। तो रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर बाइस्ड हो सकते हैं। अब मल्टी स्टेज क्या है? मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि ये क्लस्टर का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है, एक एक्सटेंसिव फॉर्म है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैंपल विच इज कैरीड आउट इन स्टेजेस, यानी कि अगेन समझो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, हमने इनका एक क्लस्टर प्रिपेयर किया, ठीक है। क्लस्टर प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या किया, फिर हर एक क्लस्टर में से हमने एक एक बच्चे को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे भैया 2 से 3 4 बच्चे थे, हमने यहाँ के 2 ले लिए, इसके हमने 2 ले लिए, इसके हमने 2, ऐसे करके हमने अलग अलग एक अलग स्ट्रैटा हमने क्रिएट कर, एक अलग क्लस्टर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है।
तो ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे आ गए। सेकंड स्टेज में फिर इसके बाद फिर हम हो सकता है आगे और 2 बच्चे, एक बच्चे को हटा दिया, ठीक है, 2 यहाँ पर कर लिए, 2 यहाँ पर कर लिए, 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, 2 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि वही क्लस्टर्स बन रहे हैं लेकिन एक अलग अलग यहाँ पर स्टेजेस इंक्लूड हो जाएंगी, दैट्स इट। और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है, इसलिए ये जो क्लस्टर वाला है उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो स्टेजेस इंक्लूड हो जाती है। वो डिपेंड करता है जो सिलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर जो है वो कितने आगे उसको स्टेजेस में उसको कंप्लीट करना चाहेगा, 2, 3, 4, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसी का एक्सटेंशन है, तो इसी के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स सेम एज इट इज आ जाएंगे। इसमें आपको कुछ ऐसा सच याद करने की या अलग से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा जो रैंडम सैम्पलिंग जो है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। अब हम कल वाली वीडियो में समझेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग को, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ईजी भी लगी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। हो सकता है आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज़ जैसे टेबल की है उस तरीके से प्रिपेयर कराया है, ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो जाए, तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी वीडियो मेरे चैनल के संग अपना साथ ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू।